क्यों स्त्रियों को फ्रंट पे नहीं भेजा जाता? कॉम्बैट रोल में क्यों नहीं है स्त्री? रेप हो सकता है। हमारे यहाँ जो इक्वलिटी है ना, ये बड़ा मिसयूज्ड वर्ड है। जो मेन है उनको भी मेंटेनेंस का प्रावधान है, हाँ बिल्कुल है, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर है। तो एक्चुअल में वो आप थोड़ा उसको लीगली समझा पाए तो उनमें से 22 की कहानी एक ही थी, पैसा मांग रही थी। नहीं कि वो लड़की को लड़का मिलता था, वो उसे बहला फुसला के होटल में ले जाता था, होटल में नशीला पदार्थ पिलाता था, वो बेहोश हो जाती थी, उसका रेप कर दिया। सेम स्टोरी। और वो स्त्री 22 बार उसका ऐसे रेप होने के बाद भी संभली नहीं, वो हर किसी के साथ होटल में चली जाती थी, नशीला पदार्थ भी पी लेती थी। दिल्ली के अंदर वेरियस मार्केट एसोसिएशंस हैं, वहाँ पे जाके बात कीजिए तो कहते हैं हमने लड़कियों को रखना कम कर दिया है या बंद कर दिया है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस पॉडकास्ट में। मैं हूं मयूर मोगरे और मेरे साथ है मेरा दोस्त मृत्युंजय चौबे। दोस्तों, आज के समय पर जहां पर हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या उस चक्कर में हम मेन के साथ इनजस्टिस तो नहीं कर रहे? और इसी पर बात करने के लिए आज जो हमारे गेस्ट है वो एक एनजीओ चलाते हैं सहोदर, जहां पर वो मेंस लीगल राइट की बात करते हैं। तो हमारे साथ है शोनी कपूर जी। तो सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सर, पहला क्वेश्चन जो मेरा है वो है कि आपको जरूरत क्यों महसूस हुई, मतलब मेंस राइट के ऊपर बात करना या फिर उस पर लीगली जो आप कंसल्टेंसी देते हो, तो इसकी आपको जरूरत क्यों महसूस हुई? मयूर, बहुत पुरानी कहावत है, जाके तैरना पटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई। 2008 तक मुझे भी ऐसा नहीं लगता था कि कोई महिला वाले कानूनों का दुरुपयोग है, जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं उनका कोई दुरुपयोग है। पर 2008 में मेरे ऊपर एक झूठा दहेज का मुकदमा हुआ, तो उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसके ऊपर एक झूठा मुकदमा हुआ है। लाखों की तादाद में लोगों के ऊपर, पुरुषों के ऊपर झूठे मुकदमे हर साल होते हैं। उसके चलते हुए मैंने इस बारे में बात करना शुरू किया। पहले भी एक दो एनजीओज थी जो इस पे काम करते थे, मेंस राइट पे, और उन्हीं एनजीओज के साथ मैं जुड़ा और फिर बाद में मैंने अपनी एक एनजीओ अपनी बनाई, जिसमें मैं कि लीगल एडवाइस देता हूँ ऐसे पुरुषों को जो कि महिला सताए हुए हैं, से कानूनों से सताए हुए। पर ऐसे कोई आपके पास स्टैटिस्टिकल डेटा है जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब ज़रूरत है एक्चुअल में मेंस राइट पर बात करने की या उनको मदद करने की? देखिए, डेटा की जब आप बात करते हैं तो दो तरह के डेटा हैं। एक तो एनसीआरबी का डेटा है, जो कि ये कहता है कि लगभग 0.2% या 0.5% कन्विक्शन रेट है। पर उसके बाद पिछले एक साल के अंदर मैंने खुद आरटीआई से बहुत डेटा कलेक्ट किया है, ख़ासतौर पे दिल्ली कोर्ट्स का, और बाकी स्टेट्स में अभी आरटीआई लगी हुई हैं और उनका डेटा आना बाकी है। तो मैंने ये पाया कि दिल्ली की कोर्ट्स के अंदर अगर हम दहेज के मुकदमों की बात करें तो लगभग 9,967 मुकदमों में से पिछले पूरे 4 कैलेंडर ईयर्स में मात्र 22 कन्विक्शंस हैं। 4 साल में मात्र 22 कन्विक्शंस हैं, और ये भी ट्रायल कोर्ट कन्विक्शंस की मतलब साल भर में 5-6 भी नहीं हो पा रहा है। 5-6 भी नहीं हो पा रहा है, और ये मैं साल भर में कन्विक्शंस की बात कर रहा हूँ। ये मैं ट्रायल कोर्ट में कन्विक्शंस की बात कर रहा हूँ। इसमें जो अपेलेट स्टेज पे जो एक्विट हो जाएंगे, जो कि गलत कन्विक्ट हुए होंगे, उनकी संख्या उससे भी कम होगी। ये हुई दहेज की बात। इसके बाद मैंने एक आरटीआई रेप केसेस में लगाई थी, तो रेप केसेस में कन्विक्शन रेट जो है मात्र 4.1% है। 4.1%, मात्र 4.1% दिल्ली के अंदर। यही डेटा अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में एक स्टडी हुई थी, उसमें पाया गया कि मात्र 3% कन्विक्शन रेट है कर्नाटका में रेप केसेस में। तो अगर 100 में से 3 बंदे 4 लड़कों को कन्विक्शन किया जा रहा है रेप में, और 10,000 में से 20-22 लोगों को, यानी 0.22% कन्विक्शन किया जा रहा है लड़कों के या उनके परिवारजनों का, और लगभग 100% लड़के रेप केसेस में अरेस्ट होते हैं, और लगभग 197 दिन एवरेज एक लड़का जिसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगता है वो रह के आता है जेल में। तो मुझे लगता है कि हमें उन 96 लोगों के बारे में भी बात करनी चाहिए जिनके ऊपर ये झूठे आरोप लगे। इसमें हम सिर्फ 4 उन लड़कियों की बात करते हैं जिनके खिलाफ एक कुकृत्य हुआ और उसमें पुरुषों को सजा हुई। बिल्कुल होनी चाहिए अगर किसी ने कुकृत्य किया है, पर हम उन 96 लोगों को भूल जाते हैं, हम उन 96 पुरुषों को भूल जाते हैं। हम 10,000 में से उन 9,980 पुरुषों को भूल जाते हैं जिनके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ रिवेंज के लिए, किसी और वजह के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि क्योंकि हमने एक कानून बना दिया गया है उसमें हर किसी को घसीट लिया जाता है
और हम सिर्फ उस कानून के बारे में बात करें और दुरुपयोग के बारे में बात ना करें। So there are many women, there are many feminists who claim that the conviction rate is not real. It is not reflecting the real data. होता क्या है कि बहुत केसेस में कन्विक्शन हो नहीं पाता, लेकिन वो एक्चुअल कल्प्रिट्स होते हैं, ये फेमिनिस्ट का कहना है। तो देखिए, फिर तो उसमें आपको प्रोसिक्यूशन में सुधार की ज़रूरत है। अगर आप कहते हैं कि कुकृत्य होने के बाद लड़की पैसा लेके सेटल कर लेती है इसलिए नहीं हो पाता, और आप इसको जोड़ देते हैं, इसी डेटा में जब मैंने ये रिसर्च की थी तो लगभग 40% औरतें क्राइम रजिस्टर कराने के बाद मुकर गई कि उनके साथ ऐसी कोई घटना हुई है। अच्छा, पैसा लेकर आपको लगता है कि ऐसे ही? अगर ये पैसा लेके होता है तो उन बेचारे 4 लोगों से भी पैसा ले लेने चाहिए थे ना। जिन 4% को कन्विक्शन उनसे भी पैसा मांग लेते। जैसे एक सिनारियो होता है जहाँ पर जब शादी होती है उसके बाद उनके बीच में किसी भी रीज़न की वजह से नहीं जम पाती, लेकिन जब डिवोर्स की बात आती है उस समय पर जो ब्लेम है कम्प्लीटली हस्बैंड पर ही डाल दिया जाता है, इररिस्पेक्टिव। मतलब हो सकता है कि उसके फैमिली जो है उसको भी बीच में घसीट दिया जाए। तो ये जो चीज़ें होती है, इससे कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं? देखिए, ये तो अभी तक रिसर्च जारी है, इस पर कोई दवाई गोली बनी नहीं है कि कैसे इसको सेव किया जाए। जब बन जाएगी तो मैं सबको बताऊंगा। सच्चाई ये है कि ये एक ऐसा क्राइम है लड़की के कहने मात्र से कि मेरे साथ दहेज के लिए उत्पीड़न हुआ, पुलिस की मजबूरी है कि उसे एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। उसको कोई भी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करना उसे कोई भी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करना है, सिर्फ अपनी स्टेटमेंट देनी है कि मेरे साथ दहेज के लिए उत्पीड़न किया गया। बस मात्र काफ़ी है। मात्र इतना कहना एफआईआर रजिस्टर करने के लिए पर्याप्त है। उसके बाद जांच होती है कि क्या ये सत्य था, क्या ये असत्य था, क्या ये ठीक था, क्या ये ठीक नहीं था। पर गलत हुआ फिर भी उसको कुछ नहीं। हाँ, ये तो मैं सदा से कहता आया हूँ कि अगर लड़की ने झूठा केस भी लगाया है तो उसे कोई सज़ा नहीं होती है। आज तक मैंने कभी नहीं देखा है कि दहेज के मुकदमे में लड़की ने झूठा दहेज का आरोप लगाया तो किसी लड़की को सज़ा हुई हो। आज तक तो मैंने देखा नहीं है। हाँ, रेप केसेस में कहीं इक्का दुक्का जगह ऐसा ज़रूर सुनने में आया है कि जज साहब ने कहा कि बिल्कुल झूठा मुकदमा लगाया तो उसको लड़की को कुछ सज़ा दे दी गई है। रेप के पर दहेज के मुकदमे सू मोटो होता है रेप केसेस में, मतलब कोर्ट खुद ही एफआईआर रजिस्टर करती है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है कि रेप में पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है, कोर्ट नहीं रजिस्टर करती। हाँ, मतलब केस रजिस्टर। केस कभी भी कोई भी केस जो है वो कंप्लेंट से शुरू होता है, और सू मोटो बहुत ही हाइनेस क्राइम्स के अंदर पुलिस जो है कोई भी एक्शन ले सकती है जब विक्टिम जो है वो खुद स्टेटमेंट देने के काबिल ना हो। पर जनरली कोई भी क्रिमिनल एक्शन एफआईआर से शुरू होता है, जो कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, जो जनरली विक्टिम या विक्टिम के नज़दीकी लोगों द्वारा दी जाती है। एक चीज़ मैं पूछूंगा कि सोसाइटी बायस्ड क्यों है? जब मेंस राइट्स की बात होती है तो बहुत सारे लोग निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं और बोलने से ही बचते हैं। और इसमें गलतियाँ किसकी है? जैसे हम आमतौर पर सोसाइटी के माइंडसेट बन चुके हैं कि मैन है, इसको कोई तकलीफ होगी नहीं, अगर मैन है तो इसको खिलाफ कुछ होगा नहीं, जबकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मैन दे आर कमिटिंग सुसाइड ऑन डेली बेसिस बिकॉज ऑफ हरासमेंट। मुझे यह बताइए कि गलती कहाँ है, लॉ मेकर्स की, जुडिशरी की, कि सोसाइटी की माइंडसेट ऐसा हो चुका है? देखिए, सोसाइटी का माइंडसेट एक हिस्सा है, जुडिशरी एक हिस्सा है और लेजिस्लेशन तीसरा हिस्सा है। ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तभी इस तरह की चीज़ें होती हैं। पर जहाँ तक रही सोसाइटी के माइंडसेट में अब काफ़ी चेंज आ रहा है, प्रोसिक्यूशन में भी काफ़ी चेंज आ रहा है। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जब दहेज का मुकदमा होता था तो जनरली पुलिस वाले जब लड़के को कहते थे कि तुमने कुछ ना कुछ तो किया होगा, कोई लड़की ऐसे ही तो नहीं आ जाती है। पर धीरे धीरे जब आप अब जाते हैं पुलिस स्टेशन में तो लोग कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं ये तो सारे मसले झूठे ही होते हैं। पर ये सब कहने के बाद भी वो बाध्य हैं मुकदमा दर्ज करने के लिए, एफआईआर उन्हें लिखनी पड़ती है। सोसाइटी में भी पहले जब लीगली बाउंड है। हाँ, पहले जब हम बात करते थे तो अधिकतर लोग एम्बिवेलेंट होते थे, कुछ कहते थे जी दुरुपयोग हो रहा है, कुछ कहते थे दुरुपयोग नहीं हो रहा है। आज आप सड़क पे चलते 10 आदमियों से पूछ लीजिए, 10 में से 9 का ये कहना होगा हाँ जी कानून का दुरुपयोग तो होता ही होता है। और उसके बाद उस घर के पुरुष भी कहते हैं जी हम बिल्कुल, क्योंकि अदरवाइज हमें एलिमनी नहीं मिलेगी, हमें वकील साहब ने ये बताया था,
हमें जज साहब, हमें पुलिस वाले ने ये बताया था, हमारे पड़ोसी ने ये बताया था, तो इसलिए हमने ये मुकदमा दर्ज कराया। पर जो एलिमनी की अभी आपने बात की, बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो इंडिपेंडेंट भी होती है, काफ़ी खुद से अच्छा खासा पैसा जो है वो कमाती है, लेकिन उसके बावजूद उनको एलिमनी जो है वो दी जाती है। देखिए, एलिमनी का जो प्रोविज़न है, दोनों इसमें दो प्रोविज़न्स अलग हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करके देखना पड़ेगा। एक प्रोविज़न है मेंटेनेंस का, मेंटेनेंस, और एक है एलिमनी का। मेंटेनेंस की क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है पुरुष के ऊपर अगर वो अपनी वाइफ, बच्चे या पेरेंट्स इनकी देखभाल नहीं करता है, इनको सपोर्ट नहीं करता है मीन्स होने के बावजूद। ये एक मेंटेनेंस का प्रोविज़न है। एलिमनी का प्रोविज़न सिर्फ डाइवोर्स के समय आता है, उसके अंदर भी एक मेंटेनेंस का प्रोविज़न आता है, बट एलिमनी जो है मेनली डाइवोर्स पे देखी जाती है। वो किसी भी पक्ष को दी जा सकती है, पुरुष को भी दी जा सकती है और स्त्री को भी दी जा सकती है। वहाँ पे वर्ड जो यूज़ है वो स्पाउस यूज़ हुआ है। पर प्रैक्टिकली सारे केसेस के अंदर, नियरली 100% केसेस के अंदर एलिमनी अगर मिलती है तो वो सिर्फ स्त्री को मिलती है, पुरुष को नहीं मिलती है। ठीक है। और एक दो केसेस हैं मध्य प्रदेश के जिसमें देखिए वो पुरुष को मिलता है। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। तभी तो वो एक्सेप्शन है, तभी तो वो न्यूज़ बने। हाँ, कभी आपने कभी न्यूज़ सुनी कि लड़की को एलिमनी मिली और अखबारों में आया? नहीं, बहुत कम होता है, रेयर। नहीं आएगा भी नहीं कभी। नहीं Except आता कि है, जब जैसे उसको करोड़ों रुपए की एलिमनी मिल गई हो। हाँ। ठीक है। पर पुरुष को अगर 25,000 रुपए या 20,000 रुपए मेंटेनेंस मिली तो भी वो नेशनल मीडिया की न्यूज़ बन गई, हाँ, ये हेडलाइन बन जाती है। तो वो हेडलाइन बन जाती है। तो ऐसा ही होता है। उसकी वजह शायद ये भी है कि अधिकतर स्त्रियां जो हैं नहीं कमाती हैं या कम कमाती है पति से। तो कोर्ट का एक माइंडसेट है कि ये एलिमनी जो है वो स्त्री को ही मिलनी चाहिए, या सोसाइटी का माइंडसेट है। मैं ये नहीं कहूँगा, कोर्ट्स तो खैर बहुत सजग हो गए हैं और बहुत से केसेस में डिनाई भी कर रहे हैं मेंटेनेंस और एलिमनी जहाँ लड़की काम कर रही है। पर डिनाई करती हैं कोर्ट? अगर लड़की काम कर रही पाई जाती है तो बिल्कुल डिनाई करते हैं मेंटेनेंस, ऐसा नहीं। आपने जैसे अभी कहा कि जो मेन है उनको भी मेंटेनेंस का प्रावधान है, क्योंकि हाँ बिल्कुल है, कहा हिंदू गया है। मैरिज एक्ट के अंदर है। तो एक्चुअल में वो आप थोड़ा उसको लीगली समझा पाए तो? देखिए, मेन को मेंटेनेंस या एलिमनी तब मिलती है जब वो सक्षम नहीं होता है कमाने में। अगर मैं कहूँ कि अधिकतर केसेस में आपने रेयरली कभी देखा होगा कि जहाँ पुरुष नहीं कमा रहा है, सिर्फ स्त्री कमा रही है। ऐसे हाउस होल्ड बड़े नेग्लिजिबल हैं। बट अगर नेग्लिजिबल हैं भी तो भी प्रावधान है कानून में ऐसे हाउस होल्ड्स के लिए, या ऐसी स्थितियों के लिए भी प्रावधान है जहाँ पे पुरुष इनकैपेबल हो गया एक्सीडेंट की वजह से, हेल्थ की वजह से, और स्त्री कमा रही है, तो स्त्री भी उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकती है। तो ये कानून में प्रावधान तो है ही। एक चीज़ हम देखते हैं कि चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट है, हमारे पास मिनिस्ट्री है एक डेडिकेटेड। क्या आपको लगता है मेंस राइट के लिए, मेंस वेलफेयर के लिए एक मिनिस्ट्री की आवश्यकता है हमारे देश में? इसकी डिमांड तो हम पिछले 17 साल से कर ही रहे हैं कि एक मैन कमीशन होना चाहिए, पर उसमें भी बड़ी सारी अड़चनें हैं। सबसे बड़ी अड़चन तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही है। कॉन्स्टिट्यूशन का ये कैसा अड़चन हो सकता है? मैं बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वालिटी, हाँ, सब इक्वल हैं। हाँ, पर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 सबसेक्शन 3 कहता है कि डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स स्पेशल लॉज कैन बी क्रिएटेड फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। नहीं, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के तहत वो किया है कि उन पर इतने अत्याचार हुए हैं सदियों से, तो इसलिए एक उनको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के तहत उनको कुछ सहूलत दी जा सकती है। वो उनके लिए फिर सोशल बैकवर्ड क्लासेस जो है उनके लिए भी वही प्रावधान दिया गया है। अगर आज से 500 साल पहले, 800 साल पहले, 1000 साल पहले कुछ हो गया था, आपके पिताजी ने कुछ कर दिया था, आपके परदादा ने कुछ कर दिया था, तो क्या आज आपको सजा देकर उस कृत्य को बराबर कर लिया जाए? उसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोल सकते। ये कौन सा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है? जब वर्ड ही डिस्क्रिमिनेशन है तो उसमें पॉजिटिव नहीं हो सकता है, वो पॉजिटिव नहीं हो सकता है। पर देखिए, इस बात को समझिए कि कानून जब भी बनता है वो उस समय की रियलिटीज को दर्शाता है। अगर 1950 के अंदर ये कानून बना था, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज स्त्रियों को या बच्चों के लिए अलग कानून की आवश्यकता नहीं है, पर जब ये 1950 में बना था तो शायद और ज्यादा आवश्यकता थी। आज 75 साल के बाद चीजें बदल गई हैं। कानून के अंदर कोई भी कानून होता है उसके अंदर समय के साथ साथ उसके अंदर बदलाव आना चाहिए जो उस समय की ग्राउंड रियलिटीज को दर्शाता है। बिल्कुल। अगर हम कहते हैं कि स्त्रियों के लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, और जब लेजिस्लेचर ने वो 1860 के अंदर रेप का कानून बनाया था, तो उस समय अगर एक
मिसयूज क्लॉज उसके अंदर नहीं ऐड किया था, हम्म। ये सोचकर कि 1860 में, आज से लगभग पौने 150 पौने 200 साल पहले, तब ये सोचा गया कि कोई भी स्त्री शायद इसका दुरुपयोग नहीं करेगी, क्योंकि उस समय स्त्री का रेप हो जाना उसके लिए, उसके परिवार के लिए ही बहुत शर्मनाक बात होती थी। पर अगर आज की रियलिटी ये है कि 96% मुकदमे रेप के झूठे दर्ज हो रहे हैं, और ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन कहती है कि 57% 56% मुकदमे ऑन द फेस ऑफ इट प्राइमा फेसाई झूठे हैं। राजस्थान वुमेन कमीशन कहती है 66% मुकदमे नहीं, बहुत सारे प्राइमा फेसाई झूठे हैं। बहुत सारे कोर्ट में पाया गया है, क्योंकि एक तो अगर ये इतने मुकदमे झूठे हो रहे हैं तो क्या कानून में बदलाव की आवश्यकता आज महसूस नहीं होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए, और उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मिसयूज क्लॉज आज ऐड किया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है, इसी से रिलेटेड सर मेरा ये जो क्वेश्चन है, इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए कि जैसे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उस वक्त ये जो प्रावधान ऐड किया गया था, जो आपने आर्टिकल 15 बताया, तो आर्टिकल 15 16 दोनों में है, जहाँ पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इंक्लूड किया गया, जहाँ पर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास प्लस SC/ST कम्युनिटी एंड देन वुमेन एंड चिल्ड्रन, इनको ऐड किया गया था। अब उसमें अगर इस चीज़ को चेंज करना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा। अगर ये प्रावधान निकालना है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाई जाती है तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग विल की बहुत ज़्यादा जरूरत रहेगी। ये इज इक्विवेलेंट कि आप मतलब सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो है उनको आप रिजर्वेशन कम कर रहे हो, उसी तरीके की बात हो जाएगी। तो आपको लगता है पॉलिटिकल विल में यहाँ पर सरकार को बहुत तेजी से इस पर काम करना चाहिए? देखिए, सिर्फ पॉलिटिकल विल जो है वो सोसाइटल विल भी चाहिए। सोसाइटल विल भी चाहिए। और एक जो देखा गया है कि एक कानून जब बन जाता है तो उसमें बदलाव बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अंदर देयर आर ग्रुप्स विच बेनिफिट फ्रॉम दैट। अगर आप SC/ST एक्ट के बारे में बात कर रहे होगे तो रोज ही कोई ना कोई जज साहब ये बयान दे रहे हैं कि देयर इज अ नीड, शायद SC/ST एक्ट के अंदर भी एक क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, अभी आज ही मैं किसी जस्टिस का बयान पढ़ रहा था कि जो रिजर्वेशन है वो एक जनरेशन तक होनी चाहिए, उससे अगली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था। हाँ, नहीं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई जी ने, ये हाँ, नहीं, गवाई जी ने ने तो क्रीमी लेयर की बात की थी, क्रीमी लेयर। ये जस्टिस किसी और ने कहा है, मैंने अच्छा। आज पढ़ा है, मेरे को नाम याद नहीं है आज सुबह। तो अगर लेजिस्लेचर उसको चेंज नहीं करता है तो कोर्ट्स के पास पावर है कि वो उसको चेंज कर सकते हैं। हिंदुस्तान में कानून सिर्फ पार्लियामेंट ने नहीं बनाए। अगर आप RT एक्ट की बात करें तो जब तक RT एक्ट नहीं बना था तो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी जिसके बिना पर जो इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड की जा रही थी। अच्छा। जब तक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट नहीं बना था तब तक विशाखा गाइडलाइंस थी जिनको फॉलो किया जा रहा था। अगर पार्लियामेंट में एक्ट नहीं बना था तो रिलीफ देने के लिए अनिलेश कुमार जजमेंट थी जिसमें ये कहा गया, और या उससे पहले एक जजमेंट थी जिसमें ये कहा गया कि प्री लिटिगेशन मेडिएशन दहेज के मुकदमों में होनी चाहिए ताकि अधिक मुकदमे दर्ज ना हो। अगर प्री लिटिगेशन मेडिएशन ना हो तो आज अगर साल में 1.5 लाख मुकदमा दर्ज होता है तो 9 लाख मुकदमा दर्ज होगा। दिल्ली पुलिस कहती है कि हमारे पास 6 कंप्लेंट्स आती हैं दहेज की तो हम 1 मुकदमा दर्ज करते हैं, बाकी 5 हम वहीं सुलझा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट सक्षम नहीं है, पर कोर्ट के अंदर भी विल पावर होनी चाहिए। विल पावर नहीं अभी ऐसा नहीं है, जजमेंट्स आई हैं। अवनीश कुमार जजमेंट थी, उसके बाद राजेश शर्मा जजमेंट आई। राजेश शर्मा जजमेंट में 2 जस्टिस ने लिख कर बहुत लंबी चौड़ी गाइडलाइंस दी कि सारे मुकदमे एक साथ चलने चाहिए वगैरह वगैरह। ये बात अलग है कि उसमें फिर किसी एक वुमेन NGO ने फिर प्रतिकार किया, उसने उसको बदल दिया गया, 3 जजों के बेंच ने उसको जो है उसको चेंज कर दिया गया और वापस पहले जैसी स्थिति आ गई। पर मेरा ये मानना है कि कोर्ट सक्षम है। अगर लेजिस्लेचर अपनी काम नहीं करता है तो कोर्ट सक्षम है। एक चीज़ मैं पूछ रहा था आपसे कि बहुत सारे वुमेन NGOs हैं जो वुमेन राइट्स के लिए काम करते हैं, आप मेंस राइट्स के लिए काम करते हैं, कहीं झगड़ा होता है आप लोगों का? मतलब कुछ ऐसा झगड़ा नहीं हुआ, ऐसा आया कि आप लोग दोनों लोग भिड़ गए हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा होता रहता है। कभी सेमिनार में किसी गोष्ठी में अगर मुलाकात होती है तो दोनों जो पक्ष हैं वो जोर जोर से अपनी बातें करते हैं, पर अभी तक हमारा ऐसा तो कभी नहीं हुआ। डिबेट हुआ होगा? हाँ, डिबेट होता है, वो तो टीवी पे और अक्सर भी होता है, वहाँ पे भी होता है। 15 साल से आप काम कर रहे हैं लगभग,
पहले का क्या सिचुएशन था मेंस राइट को लेकर, अभी क्या कितना बदलाव हुआ है, क्योंकि आपको इन हैंड एक्सपीरियंस 17 साल पहले, 17 साल हाँ, से काम कर रहा हूँ। 17 17 साल में बहुत बदलाव आया है। पहले जब हम बात करते थे, लोग हमें देखते थे कि मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जब हम पहले बात करते थे 17 साल पहले, तो लोग ऐसा कहते थे कि ये तो इक्का दुक्का केसेस में मिसयूज है। हाँ, ठीक है, एक्सेप्शन है। आज हम मानने लगे हैं, आज अधिकतर लोगों से बात करते हैं तो अधिकतर लोग ये मानते हैं कि हाँ, मिसयूज तो बहुत है, पर अब हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन क्या आप एग्री करते हैं जहाँ पर सोसाइटल की परसेप्शन चेंज होता है तो लॉ भी चेंज हो जाता है? सोसाइटी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर जो है वेल इंटरेस्ट है। इसके अंदर 3 ग्रुप्स हैं जो बेनिफिट करते हैं इस तरह के मुकदमों से। बेनिफिट होते हैं? बेनिफिट होता है, अरे जब भी कोई कानून में बदलाव आता है तो आप देखते हैं कि कोई ना कोई प्रोटेस्ट उस समय शुरू हो जाता है, सड़क पे बैठ जाते हैं, सड़क पे लोग आ जाते हैं। तो हर कानून जब बना था, अब कुछ ग्रुप्स ऐसे हो गए हैं जो उन कानूनों से बेनिफिट उसी से खा पी रहे हैं, उसी से खा पी रहे हैं। मैं आपको रेप केसेस की बात बताता हूँ। रेप केसेस के अंदर दिल्ली के अंदर 4 लाख रुपया कंपनसेशन दिया जाता है एक रेप पीड़िता को। अच्छा, 4 लाख रुपए? 4 लाख रुपया अगर एक रेप सरकार की तरफ से, वो प्रूफ हुआ हो ना हुआ, प्रूफ हुआ हो ना हुआ, लेकिन उसको मिलेगा, उसको 4 लाख रुपए तक मिल सकता अरे बाप रे, है। और 4 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, एक बड़ी काफी रकम है। लोगों की सैलरी नहीं होती है। ठीक है। प्रावधान ये भी है कि अगर केस प्रूव ना हो तो उस राशि को वापस ले लिया जाए, रिकवरी की जाए। लिया जाता है? मैं वही बता रहा हूँ आपको। मैंने जब आरटीआई लगाई थी तो मैंने पाया कि लगभग रेप और पॉक्सो में मिला के 132 करोड़ रुपए का कंपनसेशन पिछले 4 साल में पीड़िताओं को दिया गया। अरे बाप रे। और मैंने आपको कन्विक्शन रेट अभी पहले बता ही दिया कि 4%। रिकवरी कितनी हुई है? मात्र 6 लाख रुपए। मात्र 6 लाख रुपए? मतलब ये दिया ही जा रहा है, सिर्फ दिया नहीं रहा है, बांटने के लिए रखा हुआ है, बांटने के लिए रखा हुआ है। तो इससे जो बेनिफिट होते होंगे, तो इससे बहुत लोग बेनिफिट होते हैं। दिल्ली के अंदर ऐसे तो सड़क पे आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अगर उनकी रोजी रोटी बंद होगी तो बिल्कुल आएंगे। मैं ऐसे लोगों को के बारे में जानता हूं जिसके बारे में हम बात करते हैं कि जो झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं। एक एक लड़की जो है 9-9, 10-10 मुकदमे दर्ज करा रही है। मैंने एक पीएल भी लगाई थी कि जिसमें मैंने कहा था, दिल्ली हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि जो भी रेप का मुकदमा दर्ज कराए उसकी जो है आधार कार्ड या कोई ऐसे पहचान पत्र लेना चाहिए जो कि यूनिक हो, यूनिक आइडेंटिफायर हो, जिससे कि झूठे मुकदमे दर्ज कराना मुश्किल हो जाए। अभी पीछे एक केस हुआ कैप्टन राकेश वालिया का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में पाया कि इस लड़की ने 8 एफआईआर दर्ज करा रखी हैं, 8 एफआईआर दर्ज करा रखी हैं रेप की। हरियाणा के अंदर चीफ मिनिस्टर ने एक स्त्री को इनाम दिया कि उसने 26 रेपिस्ट पकड़वाए थे। 26 अच्छा। तो बिल्कुल ऐसी स्त्री को इनाम मिलना ही चाहिए। बाद में पता चला वो 26 के 26 रेप केसेस उसने खुद दर्ज कराए थे। और उनमें से 22 की कहानी एक ही थी, पैसा मांग रही थी। नहीं, कि वो लड़की को लड़का मिलता था, वो उसे बहला फुसला के होटल में ले जाता था, होटल में नशीला पदार्थ पिलाता था, वो बेहोश हो जाती थी, उसका रेप कर दिया। सेम स्टोरी। और वो स्त्री 22 बार उसका ऐसे रेप होने के बाद भी संभली नहीं। वो हर किसी के साथ होटल में चली जाती थी, नशीला पदार्थ भी पी लेती थी। तो ऐसी स्त्री को महिला सशक्तिकरण सम्मान मिला था हरियाणा में, चीफ मिनिस्टर ने दिया था। कुछ उनकी क्रिटिसिज्म हुआ था चीफ मिनिस्टर का? हाँ, तो बाद में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, उसके ऊपर जांच कमेटी भी बैठी, उसका क्या हुआ ये नहीं पता। चीफ मिनिस्टर को झेलना पड़ा। देखिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको पैसा मिल रहा है, आप लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, आप जाते हैं, आपको इनाम मिलता है, आपको कहना क्या है, एक बार झूठा मुकदमा ही तो दर्ज कराना है। आपने वो पीछे रोहतक सिस्टर्स वाला कांड सुना होगा, जिसके अंदर 2 लड़कियां बेल्ट उतार के लड़कों को पीटना शुरू कर देती थी कि इन्होंने हमें छेड़ा। तो उन्होंने तो 10 लड़कों को पीटा था और उनको इनाम मिलने शुरू हो गए। दिल्ली के अंदर एक केस हुआ, एक लड़की ने रेड लाइट पे एक लड़के की फोटो खिंचा के वायरल कर दी, चीफ मिनिस्टर ने उसको इनाम दे दिया, बाद में पता चला जी वो मुकदमा पूर्णतः झूठा था। तो अगर आप
आप हर एक चीज़ को अभी आपने 8 केस का बात किया, मेरा एक दोस्त है, उनके ऊपर एक रेप केस लगा था और जिसने रेप केस लगाया था वो 15-16 रेप केस करवा चुकी थी तो पहले अब से। मैं जो आपको बात कह रहा हूँ तो आप मेरी बात को सहमति जता रहे हैं कि अगर इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं गया तो ये बहुत से लोगों के लिए ना रोल मॉडल्स बन सकती हैं हाँ, ऐसी स्त्रियां। एक सर दीपिका भारद्वाज जी का आपने सुना होगा, क्या क्या विचार है मेरी उनके मित्र हैं वो बारे? क्या विचार है? नहीं, बहुत अच्छा कैसे काम काम कर रही कर हैं। दीपिका मित्र है मेरी और बहुत अच्छा काम करती हैं। सो ग्राउंड लेवल पे हाँ, ग्राउंड लेवल पे दीपिका मेरे से भी बहुत ज़्यादा काम करती है। मेरा प्रश्न आपसे सर ये था कि एक वुमेन जो मेंस राइट्स के लिए काम करती है, कैसे देखते हैं? आपको ऐसे कितने परिवार पता है जहाँ पे कोई स्त्री नहीं है या कोई पुरुष नहीं है? हैं, काफ़ी हद तक हैं। मेरे ख्याल से तो ऐसे संभव नहीं है ऐसे परिवार होना जहाँ पे कोई भी स्त्री और कोई भी पुरुष ना हो, क्योंकि अगर दोनों हैं तभी वो परिवार बनता है। तो अगर किसी पुरुष पे मुकदमा दर्ज होता है तो क्या उसकी बहन माता स्त्री नहीं है? क्या वो काम नहीं करेगी इस तरह के मिसयूज के अगेंस्ट? तो दीपिका भी ऐसी एक स्त्री है, ऐसी एक लेडी नहीं, है, मेरा मेरी मित्र पूछने है। का मतलब ये है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट है ये कि वुमेन आगे आ रही हैं। बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और दीपिका अकेली नहीं है, बहुत मित्र हैं मेरी जो इस तरह की चीज़ों में काम कर रही है। अंतरा है, ज्योति है, वो भी काम कर रही हैं। काम कर रहे हैं हाँ हाँ, बिल्कुल काम कर रही हैं। ये सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे मैन हम देख रहे हैं आजकल, दे आर कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ हरासमेंट और बहुत सारे केसेस लगते हैं। उनको ऐसा लगता है हम लड़ नहीं पाएंगे, उनको ऐसा लगता है पूरा सिस्टम है हमारे अगेंस्ट है, उनको ऐसा लगता है पूरी सोसाइटी हमारे अगेंस्ट है। आजकल केसेस बढ़ रहे हैं ऐसे या घट रहे हैं, और इनको टैकल करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, सुसाइड वो इंसान करता है हम्म जिसे लगता है कि मेरा आने वाला कल हम्म आज से भी बदतर होगा, हम्म कि मेरी कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, जब वो पूरी तरह से हताश हो चुका है। हम्म और जिन सुसाइड्स की आप बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स मैं इसके बारे में अपने एक्स पे, अपने सोशल मीडिया पे, अपनी वार्ताओं में बात करता रहता हूँ। हम्म मेरा ये मानना है कि हमने बहुत निगलेक्ट किया है जो पुरुष को मानसिक उत्पीड़न होता है, उसको डिप्रेशन जैसी बीमारी जो है, जो कंडीशन है, वो किसी भी पुरुष या स्त्री को एफ्लिक्ट कर सकती है। ज़रूरत है हमें सुसाइड हेल्पलाइंस की। हम जो सहोदर में एक हेल्पलाइन चलाते हैं, गाहे बगाहे ऐसे कॉल्स आते हैं जिसमें पुरुष जो है नियरली सुसाइडल होता है तो उसे टैकल किया जाता है। एक दो बार हमने पुलिस इंटरवेंशन भी यूज़ किया है इस ऐसे केसेस के अंदर कि जहाँ हमें लगता है कि कोई ऑन द वर्ज ऑफ सुसाइड है तो हम उससे एंगेज करते हैं। मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है इसे हमें शहर शहर तक ले जाना चाहिए। सुसाइड प्रिवेंशन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्पलाइंस होनी चाहिए। मैंने सुना है कि अमेरिका में है ऐसी, तो यहाँ पे भी ऐसी आवश्यकता है। एआई का भी सहारा लिया जा सकता है, एआई का भी सहारा लिया जा सकता है, एआई का भी सहारा लिया जा सकता है। इनफैक्ट मैं प्रयास कर रहा हूँ कि शायद इसमें इम्प्लीमेंट कोई करें। ह्यूमनॉइड या मल्टीलिंगुअल बॉट जो है जिससे कि जो बात कर सके ऐसे पुरुषों से जब एक कॉल आए। ऑफ कोर्स नहीं, ऐसा है, आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जैसे आप हिंदी में बात करेंगे तो उधर से कोई मलयालम में बोल रहे हैं तो आप कन्वर्सेशन कर लेंगे, वो मलयालम में सुनेगा, आप यहाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मैंने ये ह्यूमनॉइड और एआई की ही बात की है। तो इस तरह की चीज़ें शायद निकट भविष्य में हम ला पाएंगे। सर, जैसे कि आपने कहा कि आपका डाइवोर्स हुआ था, दहेज प्रथा का झूठा केस लगा था आपके अगेंस्ट, उस केस का क्या हुआ? मैं तो एक्विट हो गया था। जो 498 मेरे ऊपर था दहेज का मुकदमा, उसमें मैं एक्विट हो गया था। मेरे पिताजी भी एक्विट हो गए थे, हम दोनों के खिलाफ ही उसमें चार्जशीट फाइल हुई थी। हालांकि एफआईआर में मेरी बहन और मेरे बुआ और फूफा जी का भी नाम था, पर पुलिस ने पाया कि उन तीनों ने तो कोई क्राइम नहीं किया है, तो चार्जशीट 2 के खिलाफ ही फाइल हुई थी, मेरे और मेरे पिताजी के खिलाफ। हम दोनों उस मुकदमे में एक्विट हो गए थे। याद आती है आपकी धर्मपत्नी? नहीं, क्योंकि ह्यूमन इमोशंस तो रहते हैं ना, ह्यूमन इमोशंस चेंज हो जाते हैं। मुझे नहीं याद आती। फिर आपकी शादी हुई बाद में? बिल्कुल हुई, दूसरी शादी हुई। और मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है कि जब मेरा पहला मुकदमा चल रहा था तभी मैं जो मेरी करंट वाइफ है उससे मिला था। वकील थी क्या? नहीं, वो उस समय मीडिया हाउस में काम करती थी और मेरी मुलाकात वहीं पे हुई थी उनसे। तब हम टीवी शोज़ में जाना हमने शुरू किया था, तो
कुछ इक्का दुक्का टीवी शोज तब भी होते थे जो इस कानून के दुरुपयोग पे बात करते थे, वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी। सर एक आपको सिनारियो बताता हूँ। जैसे एक हस्बैंड है, उसने अपनी वाइफ को, मतलब अब शब्द क्या यूज़ करूँ समझ में नहीं आ रहा, पर पकड़ लिया। तो अडल्ट्री का जो है पहले क्रिमिनल ऑफेंस था अडल्ट्री का, लेकिन अब उसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाता है, लेकिन डिवोर्स के लिए वो एक कारणीभूत है। लेकिन उसके बावजूद ऐसा होता है कि अवेयरनेस कम रहने की वजह से बोलो या किसी भी चीज़ की वजह से बोलो, जो हस्बैंड है वो डरता है कि अगर मैंने केस कर दिया तो मेंटेनेंस तभी से शुरू हो जाएगी, या फिर जो लड़की है वो इस तरीके से केस कर देगी, उसके जो घर वाले हैं उनको तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे सिनारियो में एक लड़के के पास क्या राइट होते हैं, या फिर किस तरीके से वो बचा सकता है खुद को? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, एडल्ट्री पहले क्रिमिनल ऑफेंस था, बट क्रिमिनल ऑफेंस भी सिर्फ और सिर्फ पुरुष के खिलाफ था। जो उसकी वाइफ का पैरामोर था, सिर्फ उसी को पनिशमेंट हो सकती थी, स्त्री को उसमें भी पनिशमेंट नहीं हो सकती थी। और रही बात कि जब आदमी एक एडल्ट्री का केस करता है तो क्या लड़की को मेंटेनेंस और एलिमनी मिलती है? तो बिल्कुल मिलती है। मेंटेनेंस डेफिनेटली, अगर लड़की नहीं कमा रही है तो उसे मेंटेनेंस मिलती ही मिलती है, क्योंकि मेंटेनेंस का प्रावधान ही ऐसा है। उसके अंदर वो लड़की एडल्ट्रियस है या नहीं है, प्रोमिस्कुअस है या नहीं है, ये कोई ग्राउंड नहीं है। सिर्फ एकमात्र ग्राउंड है अगर लड़की किसी और लड़के के साथ जाके रहना शुरू कर दे। लिविंग इन एडल्ट्री में मेंटेनेंस नहीं मिलती है, बट अदरवाइज मेंटेनेंस मिलती ही मिलती है। तो जो लड़के हैं उनका ये जो डर है कि अगर मैं एडल्ट्री के बेसिस पे मुकदमा करूंगा, काफ़ी हद तक जायज़ है कि उसके परिवार को भी घसीटा जा सकता है। पर मैं फिर कहता हूं कि ऐसी स्त्री के साथ क्यों रहना है? ऐसी स्त्री जो आपको दिन में धोखा दे सकती है, वो आपके साथ कुछ भी कर सकती है। अगर आप आजकल जो अखबार पढ़ते हैं उसमें जितने भी मर्डर्स के हस्बैंड मर्डर्स की कहानियां सुनते हैं, चाहे वो ब्लू ड्रम हो, चाहे वो इंदौर कांड हो, तो उसके अंदर आप ये पाएंगे कि इसमें स्त्री का एक इत्र संबंध था और उसी के चलते उसने पुरुष की हत्या कर दी। तो मैं कहता हूं मुकदमा फेस करना ज्यादा आसान है बजाय इसके कि आप इस दुनिया में ना रहो, क्योंकि आप रहो या ना रहो, आपके परिवार को मुकदमा फिर भी फेस करना पड़ेगा। और अगर वो अलग रह रहे हैं, मतलब उन्होंने ठान लिया है कि लड़के ने सोच लिया कि हाँ मुझे डिवोर्स लेना ही है, तो उसके बाद भी लड़की ने डिवोर्स फाइल करने के लिए उसने वेट करना चाहिए या उसने खुद ने डिवोर्स फाइल कर देना चाहिए? ये बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक क्वेश्चन है। ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस पे डिपेंड करता है। इसके बारे में कोई ब्लैंकेट एडवाइस नहीं हो सकती। पर मैं इस ब्लैंकेट एडवाइस का बिल्कुल अपोज करता हूं जो कहते हैं कि पुरुष को कभी भी डिवोर्स का केस नहीं फाइल करना चाहिए। मैं ऐसी किसी बात को नहीं मानता। इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, योर ओन मेंटल मेकअप, क्योंकि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत बड़ा, मानो या ना मानो, एक डिसीजन फाइनेंशियल भी है कि बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं लीगल सर्विसेज, या वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं मेंटेनेंस या एलिमनी देना जितना उसकी बीवी डिमांड कर रही है। तो अब ये क्वेश्चन का कोई ब्लैंकेट आंसर नहीं हो सकता, ये हर एक के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से निकलता है। सर मैं आइडियल सिचुएशन की बात करूंगा। जो फॉल्स केसेस होते हैं, कैसे उसको टैकल किया जा सकता है? बहुत सारे फॉल्स केसेस हम बात कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में, कैसे हम टैकल कर सकते हैं, और जो मैन है अपने आप को हैंडल कैसे करें? देखिए, किसी भी मुकदमे को लड़ने का एक ही तरीका है, उसे लड़ लीजिए। एक अंग्रेजी की कहावत है, इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप मूविंग। क्या बात है। क्योंकि अगर आप चलते नहीं रहोगे, अगर आप लड़ते नहीं रहोगे और वो मुकदमे वहीं रहेंगे, तो फिर वो आप सुनेंगे कि 10 साल 20 साल 25 साल मुकदमे जो है चले जा रहे हैं। और चाहे मुकदमे में आप वादी हो परिवादी हो, आपके बैक ऑफ माइंड में एक जो है स्ट्रेस रहता है। मैं प्रायः ये माना है कि जो भी अपने मुकदमों को ढंग से लड़ते हैं वो 2.5 3 4 साल के अंदर मुकदमे हो जाते हैं। हाँ, मुकदमे उनके ख़त्म हो जाते हैं। एक्सट्रीम केसेस में 5-6 साल भी लग सकते हैं, बट बाय एंड लार्ज हो जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थितियां हैं तो मुकदमों को लड़ना चाहिए, डर के तो आप बैठ नहीं सकते हैं। अगर मेंटेनेंस लगेगी, कम लगे ज़्यादा लगे, वो देनी पड़ेगी। तो जितनी जल्दी आप मुकदमा चलाएंगे उतनी जल्दी वो मुकदमे ख़त्म होंगे और उतनी जल्दी मेंटेनेंस से आपको छुटकारा मिलेगा। प्रायः एडवाइस ये मिलती है कि ये मुकदमा है, इसको छोड़ दो, मत देखो, आंखें बंद कर लो। तो भैया, कबूतर के आंखें बंद करने से बिल्ली नहीं गायब होती। अगर मेंटेनेंस का एप्लीकेशन लगा है, मेंटेनेंस की एप्लीकेशन आई है, केस आया है,
तो मेंटेनेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन पेएबल है। वो अच्छा। आपको 2 साल में पे करनी पड़े, 6 साल में पे करनी पड़े, जितनी जल्दी लड़ोगे उतनी जल्दी खत्म होगा। जब एप्लीकेशन गई है उस डेट से? हाँ जी, अगर लड़की ने जनवरी 2025 में एप्लीकेशन लगाई है और मेंटेनेंस का फैसला अप्रैल 2026 में हुआ है, तो मेंटेनेंस जो है जनवरी 2025 से दे होगी। क्या लड़का भी ये एप्लीकेशन लगा सकता है अगर? लड़का लगा सकता है, हिंदू मैरिज एक्ट में मैंने आपको बताया, पर उसके लिए बड़े स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स होने चाहिए। उसके पास उसके अपनी कोई इनकम नहीं होनी चाहिए और लड़की की इनकम होनी चाहिए, तब लगा सकता है। किसी और, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है या BNS 144 जो पहले CRPC 125 होता था, या हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, उसमें लड़का नहीं लगा सकता। सिर्फ एक मात्र हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर लड़का मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगा सकता है। हम वुमेंस राइट डे की बात कर रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रेट होते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी बात करती है इसके ऊपर। मेंस जो डे आता है, शायद ही कोई सा 2 या 3 दिन बाद मेंस डे है मेरे ख्याल कल से। है, कल है, मुझे नहीं पता था। तो इस पर हम 19 नवंबर को इंटरनेशनल मैन डे मनाया जाता है। इस पर कोई बात नहीं करता, मेन स्ट्रीम मीडिया पे चर्चा होती नहीं है। नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया में भले ही चर्चा ना हो रही हो, पर मैंने पिछले 3-4 साल से देखा है कि कुछ एडवर्टाइजमेंट्स मेंस डे के बारे में आने लगी हैं। खासतौर पे वो ब्रांड्स जो कि मेन ग्रूमिंग में या मेन ड्रेसिंग में डील करते हैं, उन्होंने इंटरनेशनल मेन डे मनाना शुरू कर दिया है। वैसे मेरा ये मानना है, मेरा निजी तौर पे ये मानना है कि आजकल हमारे सारे त्यौहार जो हैं वो कंज्यूमरिज्म से ड्रिवन है। वरना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज क्या त्यौहार है, क्या वार है, क्या त्यौहार है, बट सारे कंज्यूमरिज्म से ही वुमेन्स डे मनाया जाता है। वुमेन डे भी आप देखेंगे तो, अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया को फॉलो करते हैं, तो वुमेन डे भी कंज्यूमरिज्म ही है उसके अंदर, उसको ड्राइव करने वाला। हाँ, छोटी मोटी गोष्ठियाँ उनकी भी होती हैं, तो मैन डे पे भी गोष्ठियाँ होती हैं, छोटी होती हैं, वो उनमें कम लोग आते हैं। वुमेन डे में ज़्यादा लोग आते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई स्पॉन्सर होता है जो ये चाहता है कि एक बहुत बड़ा सा कैनवास बनाया जाए, उसके अंदर मैं 8, 10, 15 फेमिनिस्ट को बुलाऊं, तो वो एक थोड़ा बड़ा शो कर लेते हैं। अगर मेंस राइट में या कोई ऐसे ग्रुप्स आएंगे जो मेन डे को सेलिब्रेट करना चाहेंगे, तो मेन डे भी वैसे ही सेलिब्रेट होगा। ऐसा कुछ नहीं। आपने अभी आपके पर्सनल एक्सपीरियंस ही बताया, जो आपका केस चल रहा था, तो बहुत सारे जो हस्बैंड है, अगर उनका डिवोर्स चल रहा है, तो उस दौरान हो सकता है कि वो किसी फ्रेंड की तरफ, क्योंकि उनको इमोशनल एक कंपेनियन की ज़रूरत होती है, तो ऐसे सिनारियो में अगर वो किसी के साथ शिफ्ट होते हैं, एज अ गर्लफ्रेंड बोलिए, तो एज अ शिफ्ट होते हैं, तो क्या केस वीक नहीं हो जाता? क्योंकि जो पहले वाइफ थी जिसने केस चल रहा है, तो वो बोल सकती है कि इनका पहले से चल रहा था, मतलब केस वीक नहीं होता है क्या उससे? देखिए, ये ना बड़ा ही अजीब सवाल है। क्या वो लिव इन में रहना शुरू करते हैं? तो लिव इन में रहना तो अवैध है नहीं, इट इज़ नॉट इलीगल इन इंडिया। क्या इससे केस वीक होता है? कौन सा केस वीक होता है? दहेज का, डिवोर्स का चल रहा हो या दहेज का चल रहा हो? ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना, देखिए, आप बहुत सारे सेक्शंस लग के बहुत सारे केसेस हो गए, तो भी 3 या 4 चीज़ें डिसाइड होती हैं किसी भी केस में, किसी भी लिटिगेशन में, जब हस्बैंड वाइफ की लिटिगेशन होती है। नंबर 1, हस्बैंड जेल जाएगा या नहीं जाएगा। मेरे पास आ जाओ, मैं गारंटी देता हूँ कोई नहीं जाएगा, उसके परिवार का कोई जेल नहीं जाएगा। दूसरी बात है, तलाक होगा तो कब होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब होगा। तो अगर लड़के ने ठान लिया कि तलाक चाहिए, तो उसे तलाक जरूर मिलेगा, 2 साल में मिले, 20 साल में मिले। बच्चा है तो बच्चा किसके पास रहेगा, और चौथा है पैसा कितना खर्च होगा। इन 4 के अलावा कुछ भी डिसाइड नहीं हो सकता। ये 2 मुकदमों में भी हो सकता है, 5 मुकदमों में भी हो सकता है। अगर जहाँ तक बात है मेंटेनेंस की, तो हो सकता है अगर आप लिव इन में रह रहे हैं तो कोर्ट ये फाइंड करे दैट यू आर अ गिल्टी पार्टी, तो मेंटेनेंस थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लिमनी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। पर आपकी वाइफ क्या लिव इन में रह रही है, इसकी आपने जांच की है? मैं तो ऐसे बहुत से केसेस जानता हूँ जहाँ पे लड़की जो है किसी और शहर में रह रही होती है, पता चलता है उसने शादी कर ली, पता चलता है वो किसी के साथ लिव इन में रह रही थी। और लिव इन इलीगल नहीं है इस देश में। आई डोंट प्रमोट दैट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाओ और रहना शुरू कर दो, बट अगर आपको कोई साथी मिलता है, डोंट, तो क्या बुरा है इसमें? हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, और लाइफ मूव्स ऑन। आप रह चुके हैं लिविंग में? नहीं, मैं तो नहीं रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी वाइफ के परिवार वाले थोड़े अगेंस्ट थे उस समय, हमारी शादी के भी बहुत अगेंस्ट थे, मैं नहीं रहा था। जो हस्बैंड होता है, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मतलब
जो एमएच और अभी अभी शुरुआत हुई है, डिवोर्स केस जो है फाइल हुआ है, तो उसमें ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी जो है वो चली जाएगी, आधा हिस्सा चला जाएगा, जिस तरीके से अभी आज केसेस तक भी तो आ- ऐसा कोई प्रावधान है नहीं कानून में, सुनते जरूर हैं कि आधी चली जाती है, मैंने कभी नहीं देखी जाती। तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि जो हस्बैंड है वो सोचते हैं कि अगर मैं प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर कर दूं, चाचा के नाम पे कर दूं, किसी और के नाम पे कर दूं, और मेरे नाम पे तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो उस सिनारियो में मैं बच सकता हूँ, मेरी प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। अब ये ना बड़े ट्रिकी क्वेश्चन हैं, इनका कोई आसान जवाब नहीं हो सकता है। कोर्ट ये देख सकता है कि वो प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर हुई। अगर ड्यूरिंग लिटिगेशन ट्रांसफर हुई तो वो गिफ्ट डीड इनवैलिड करार दी जा सकती है, दैट इज वन, ठीक है। पर एक क्रिकेटर था शायद हार्दिक पांड्या है, हाँ, पांड्या ना, था, उनके बारे में ऐसा सुनने में आया था कि उन्होंने जो भी प्रॉपर्टी खरीदी दूसरे शुरू से अपनी माँ के नाम खरीदी, हाँ, भाई के और माँ के, हाँ। भाई और माँ के नाम खरीदी। तो अगर कोई चीज़ ऐसे है जो शुरुआत से चली आ रही, तो उसमें कोई भी कोर्ट दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। लेकिन उसने ऑन कैमरा कमिट किया, मतलब एडमिट किया कि मैंने प्रॉपर्टी माँ के नाम पे कर दिया, प्रॉपर्टी मेरा है, तब भी कुछ नहीं होगा। तब भी कुछ नहीं होगा ना, मैं तो अपनी मदर को अनलिमिटेड गिफ्ट दे सकता हूँ। एलिमनी जब कंटेस्ट होगा तब देखा जाएगा कि उसके पास क्या है क्या नहीं है। मैंने ज़िंदगी में जो कमाया आज से 20 साल पहले, उसको जैसे खर्च कर दिया, तो क्या मैंने जो खर्च किया था उसको भी उन दुकानदारों से वापस लिया जाएगा कि भैया नहीं है, तुम्हारे यहाँ डोसा खा के गया था, नहीं अब तो इसको एलिमनी देनी है, डोसे के पैसे वापस। ये तो जो पुरानी चीज़ होती है उसके बारे में कोई एक्शन नहीं हो सकता, अ डीड विच इज़ डन ऑलरेडी। बट हाँ, ड्यूरिंग लिटिगेशन अगर होता है तो डेफिनेटली इट मेक्स एन इम्पैक्ट, और वो गिफ्ट डीड्स इनवैलिड हो सकती हैं। मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा और एक तो ये कि मेरे सामने एक केस है जिसमें एक लड़का था, 25 साल का लड़का था, उसकी शादी हो गई थी, लेकिन वो पकड़ता था कि वो जाकर किसी दूसरे लड़के के साथ सो रही है, तो बार बार फ़ोन करता था कि तू मत कर मेरे साथ अन्याय, क्योंकि बहुत प्यार करता था। उसको बुलाने के लिए कोशिश किया, लेकिन लड़की नहीं मानती थी, यानी कि उसकी पत्नी नहीं मानती थी। फिर वो जाता है रेलवे ट्रैक पे, वहाँ से लाइव वीडियो बनाता है और भेजता है कि मैं जा रहा हूँ ताकि तेरे रास्ते में ना आऊँ। लड़के इमोशनल होते हैं, ध्यान नहीं दिया जाता। बिल्कुल, ये जो आपने बात की सुसाइड, और मैंने पहले भी कहा कि सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस देश में। हमारे देश में किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, उसको ना ऐसा देखा जाता है जैसे ये लड़का या लड़की पागल हो गया, जबकि डिप्रेशन बहुत कॉमन है। अ पर्सन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम्स कैन बी डिप्रेस्ड एट मल्टीपल डिफरेंट जंक्चर्स। बिल्कुल, वो फेल हो गया तब भी डिप्रेस्ड हो सकता है, वो डिप्रेशन कुछ समय के लिए रह सकता है। पर जैसे आपको बुखार होता है तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, तो ऐसे ही अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपको थेरेपी की जरूरत है, बिल्कुल करना चाहिए। और परिवार वालों पे जिम्मेवारी होनी चाहिए, जब वो देखें कि मेरा बेटा जो है वो नॉर्मल नहीं है, वो सो नहीं रहा है, वो खा नहीं रहा है, तो उन्हें ले जाना चाहिए ऐसे अपने बच्चों को, अपने भाइयों को डॉक्टर्स के पास। दूसरा सवाल ये है कि आपके एनजीओ के बारे में जिक्र हुआ था, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, कैसे काम करती है? देखिए, सहोदर जो है ये एक लड़कों का समूह है। सहोदर का मतलब होता है सह उदर, मतलब कि एक ही पेट से, एक ही वूम से निकले हुए लोग, बेसिकली सिबलिंग या भाई कह सकते हैं, क्योंकि हम सब, और मेरा ये मानना है कि ये जो हम सब जो है कानून के मिसयूज से जुड़े हैं एक दूसरे, सभी भाई हैं। तो सभी भाई हैं, हाँ, सभी एक सिबलिंग्स हैं। हम एक दूसरे को कानूनी राय देते हैं, बेसिक कानूनी राय देते हैं, और इसके अलावा हम एक दूसरे को मेंटल इमोशनल स्ट्रेंथ देते हैं दैट दे कैन फाइट इट आउट। कितने लोगों की टीम है, कितने लोग जुड़ चुके हैं, कितने लोगों का? देखिए, हमारे यहाँ टीम जो है वो बहुत सारी हैं, अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग टीम्स हैं। ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, क्योंकि हम व्हाट्सएप पे ग्रुप चलाते हैं, अच्छा, जिसमें ऑल इंडिया या विदेश से भी बहुत लोग जुड़ते हैं, तो हम लिमिट टच कर चुके हैं 25,000 की 3-4 बार, जिसमें फिर हम उन लोगों को निकालते हैं, विन आउट करते हैं जिनके मुकदमे ख़त्म हो चुके हैं। तो आज भी कुछ 16,000 मेंबर्स हैं सहोदर ग्रुप में, और 25,000 तो 2-3 बार जैसे मैंने आपको बताया कि हो चुके हैं, तो उसके बाद विन आउट किए। दिल्ली के अंदर लगभग पिछले 12-13 साल में हमने, जो अभी हमारे पास करंट डेटाबेस है, 11-1,000 लोगों का है जो कि इस तरह के मुकदमों से गुजर चुके हैं, दिल्ली एनसीआर का। सिर्फ दिल्ली एनसीआर में? दिल्ली एनसीआर का, अब जो हमारे संपर्क में है। अब मैं थोड़ा ऐसे कोई इंटरनेशनल लेंस से देखूंगा, भारत में जो
मैन हैं जो सुसाइड कमिट कर रहे हैं वो कितने हैं ग्लोबली अगर कंपेयर करें तो ज़्यादा हैं, कम हैं? नहीं, मैंने ऐसा कोई डेटा एनालाइज नहीं किया है, बट हिंदुस्तान में मैंने जो पाया है कि नियरली 2.5 टाइम्स ऑफ द वुमेन मैन कमिट सुसाइड। वुमेन से ज़्यादा? हाँ, वुमेन अगर 27,000 है तो 85,000 के आसपास और लड़कों ने आत्महत्या की। मतलब लड़के ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं? लड़के ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं और 2.5 गुना ज़्यादा। ये सीधा रिफ्लेक्शन है कि लड़कों के पास डिप्रेशन ज़्यादा है? देखिए, लड़के डिप्रेस्ड इसलिए भी होते हैं क्योंकि लड़कों के डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हैं। जो कानून है उसका दुरुपयोग, पारिवारिक कलह, लॉस ऑफ जॉब, क्योंकि लड़के के ऊपर जिम्मेवारी है, सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी लड़के के ऊपर ही है। अगर एक लड़की जॉबलेस है तो वो अकेली जॉबलेस है, अगर एक लड़का जॉबलेस है तो पूरा परिवार जॉबलेस है। इतना प्रेशर रहता है उसके ऊपर? बहुत प्रेशर रहता है। मैं एक घटना मेरी सुनने में आई थी, ऑफ कोर्स उसमें लड़की ने केस किया हुआ था अपने सास ससुर के ऊपर मेंटेनेंस का। हाँ। तो उसमें लड़के ने सुसाइड किया था। मैंने जब पूछा तो कि उसने सुसाइड क्यों किया, तो पता चला कि उस लड़के को उस दिन जॉब से निकाल दिया गया एंड इंस्टेड ऑफ कमिंग टू होम ही कमिटेड सुसाइड। सुसाइड। अरे बाप रे, ये केसेस लड़कियों में नहीं देखा जाता है मेहता। देखिए, मैंने तो नहीं देखा है पर ये हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, पर मैंने नहीं देखा है। तो ऐसे केसेस होते हैं। हाँ। और इसके अलावा जो आपने, अगर लोग कहते हैं कि ये जो सुसाइड है, मैन सुसाइड जो है ये किसानों के सुसाइड है, तो मैं कहता हूँ कि किसान में स्त्रियाँ क्यों नहीं सुसाइड करती हैं? सिर्फ पुरुष ही क्यों सुसाइड करते हैं? फील्ड वर्क लोन के बलते, लोन के चलते। तो लड़के के ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारी दी जाती है। हम पैट्रियार्की करते हैं हर जगह, बट जिम्मेवारी लड़के के ऊपर। क्या पैट्रियार्की सही में एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल करती है, और क्यों नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए और करती भी है। बिल्कुल करती है और बिल्कुल करनी भी चाहिए। देखिए, कुछ सोसाइटीज मैट्रियार्कल है, हाँ। तो वहाँ के जो नियम कानून कायदे बने हैं वो मैट्रियार्की के हिसाब से बने हैं। कुछ सोसाइटीज पैट्रियार्कल हैं, तो वहाँ पे जो कानून नियम कायदे बने हैं वो पैट्रियार्की की तरह से बने हैं। हमारे यहाँ जो इक्वलिटी है ना, ये बड़ा मिसयूज्ड वर्ड है। इक्वलिटी है कि हमारी वैल्यू सेम है, आपकी वैल्यू, मेरी वैल्यू, इनकी वैल्यू, एक स्त्री की वैल्यू सेम है राइट्स इस देश के लिए। ठीक है, हमारी ट्रेड्स सेम नहीं है। आप जैसे सोचते हो, मैं जैसे सोचता हूँ, वो सेम नहीं है। मैं अपनी सोच आपके ऊपर नहीं थोप सकता। आप जो काम करते हो, मैं जो काम करता हूँ, वो सेम नहीं है। आप कुछ और करते हो, मैं कुछ और करता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि हमारे काम इंटरचेंजेबल है। हमारी वैल्यू सेम है। इक्वलिटी का मतलब ये है कि हमारी वैल्यू सेम है, कि आपकी जिंदगी भी उतनी वैल्यू, मेरी जिंदगी भी उतनी। वी कैन नॉट से कि यार तुम्हारी जिंदगी की वैल्यू कम है, मेरी ज्यादा है। हाँ। अगर आप देखें तो पूरी हिस्ट्री में आप देखेंगे, पुरुष जाके लड़ता है बॉर्डर पे या आने वाले इन्वेडर से या किसी भी वजह से। किसके लिए लड़ता है? सोसाइटी के लिए, लोगों के अपने परिवार के लिए, अपने नेशन के लिए, अपने देश की स्त्री और बच्चों के लिए लड़ता है। कभी आपने देखा कि कोई स्त्रियों का समूह गया था लड़ने पुरुषों को बचाने के लिए? आजकल तो खैर है। तो पैट्रियार्की तब भी थी, आज भी बॉर्डर पे पुरुष जाता है। इवन इंडियन आर्मी में स्त्रियां आ गई हैं। बहुत ही कंट्रोवर्शियल रिमार्क है मेरा ये, 1-2 बार पहले भी कंट्रोवर्सी हो चुकी है इस पे लेके। क्यों स्त्रियों को फ्रंट पे नहीं भेजा जाता? कॉम्बैट रोल में क्यों नहीं है स्त्रियां? रेप हो सकता है, अगर वो कैप्चर हुए एनिमी के द्वारा तो हो सकता है रेप। तो अब पैट्रियार्की बुरी हो गई। लेकिन मैन को भी टार्चर तो किया जाता ना, अगर कोई भी। तो फिर पैट्रियार्की कहाँ से आ गई? फिर क्यों पैट्रियार्की बुरी हो गई? वहाँ कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की भी बात आती होगी कि जो नहीं, इसमें ऐसा है ना मयूर भाई कि अब मयूर जी, वी आर गेटिंग इनटू अ डोमेन व्हिच इज वेरी कंट्रोवर्शियल। हाँ। जैसे ही मैंने कहा इक्वलिटी की बात आई, आपने कहा स्ट्रेंथ वीकन है, तो ये तो मैं पहले ही कह रहा था। अब मैं कहूंगा कि अगर स्ट्रेंथ वीकेंड है तो क्यों आपको सेम अधिकार चाहिए? तो ऐसा क्यों हो क्यों रहा है? आपको सेम पे स्केल चाहिए? तो दीज आर वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब से पोस्ट कानून आया है, और मेरा डेटा नहीं है, आप जाके इसको देख लीजिएगा डेटा को, द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन लेबर फोर्स इन सिटीज हैज डिक्रीज्ड। दिल्ली के अंदर वेरियस मार्केट एसोसिएशंस हैं, वहाँ पे जाके बात कीजिए तो कहते हैं हमने लड़कियों को रखना
कम कर दिया है या बंद कर दिया है। और क्यों कर दिया है? कहते हैं अगर लड़की काम नहीं करे उसे निकाल नहीं सकते, लड़का काम नहीं करे उसे निकाल सकते हैं। लड़की काम नहीं कर रही उसे निकालना हो तो सीधा कह देती है जी इसमें हमें सेक्सुअली हरास किया। हाँ। एक प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, लीडिंग बैंक है, उसका बड़ा आला अधिकारी मेरा दोस्त है। वो कहता है कि जितने पोस्ट के मुकदमे आते हैं पूरे साल में, उसमें से 30% जब अप्रेजल हो रहा होता है तब आते हैं। ताकि वो जल्दी मिल जाए। नहीं कि बॉस ने अच्छे ग्रेड्स नहीं दिए तो उसने सेक्सुअली हरास किया। जो एनिमल जैसी मूवीज़ है, एनिमल मूवी है, कबीर सिंह जैसी मूवीज़ है, उसका काफ़ी मतलब एक सेक्शन है जो ठीक है कहता है कि इस तरह की मूवीज़ जो है वो आनी चाहिए, लेकिन ये बहुत कम लोग बोलते हैं कि जो थप्पड़ मारा गया है, मतलब जो स्लैप किया गया है, तो लड़के को स्लैप किया वहाँ तक ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट रहता है, लेकिन लड़के ने लड़की को स्लैप कर दिया। देखिए मैंने दोनों ही मूवीज़ नहीं देखी हैं तो मैं इसके बारे में कोई भी अपना बयान नहीं दे सकता। ना मैंने एनिमल देखी है ना मैंने कबीर सिंह देखी है, तो सॉरी आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन इट। एक लास्ट में हम आपसे प्रश्न करेंगे कि हमारे जो भारत में फेमिनिज्म है वो इस बात की ओर ध्यान केंद्रित करती है कि अगर एक लड़का ट्रैक्टर चला रहा है तो मैं भी चलाऊंगी। ये कोई नहीं, जैसे आपने कहा कि राइट्स एक हो सकते हैं, राइट्स सिमिलर हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ये लड़का करेगा तो मैं भी करूँगी, ये इक्वलिटी की डेफिनेशन नहीं है। तो ऑफ कोर्स मैंने तो इस बारे में आई हैव नॉट मिस्ड माय वर्ड, बिल्कुल नहीं है। हमारी वैल्यू इक्वल है, ट्रेड्स इक्वल नहीं है, तो हम सारे काम एक से नहीं कर सकते। और आप यकीन मानिए, आप देखिए किसी भी मिनियल जॉब में, किसी भी जॉब में जहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे स्त्रियों की संख्या नेग्लिजिबल है ही नहीं। तो मेट्रो सिटीज़ में कम हो रही है? नहीं, कहीं भी नहीं। लेबर फोर्स, वुमेन लेबर फोर्स, हाँ वो मैंने जो आपको डेटा दिया वो आप देख लीजिएगा, जबकि यहाँ फेमिनिज्म ऊपर जा रही है। देखिए अब ये तो आपको तय करना है कि आपको ऐसे कानून बनाने या नहीं बनाने। मेरे एक आर्टिकल मैंने लिखा था, मंकीज पा करके एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक बंदर का पंजा मिलता है और वो बंदर के पंजे से 3 विशेस पूरी होती हैं। तो पर वो उल्टी सीधी तरीके से पूरी होती है। उसमें एक स्त्री विश करती है कि मेरे को 10,000 पाउंड मिल जाए। हाँ। तो पता चलता है उसके बेटे की डेथ हो गई और उसे 10,000 पाउंड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी मिला। तो शायद सेक्सुअल हरासमेंट से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि स्त्रियों को काम पे मत भेजो। ये मैंने नहीं कहा, ये वो लोग कहते हैं जो स्त्रियों को हायर करते हैं। वो कहते हैं जी स्त्री को निकालना संभव नहीं है। अच्छा, तो ऑफ कोर्स वर्क प्लेस पे स्त्री होगी नहीं तो उसका हरासमेंट भी नहीं होगा। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए अगर आप एक संदेश देना चाहें, क्या देंगे? देखिए मैं तो हर एक पुरुष को यही संदेश दूंगा, अगर आपके ऊपर मुकदमा हुआ है, इट इज़ योर ड्यूटी टू फाइट इट आउट। डोंट बी डिप्रेस्ड, डोंट कमिट सुसाइड। आपके परिवार वाले इस मुकदमे को अकेले झेलें, उससे अच्छा ये है कि आप इसे झेलें, अपने परिवार का संबल बने। आपके लिए सहोदर जैसी एनजीओज और भी एनजीओ हर एक शहर में, हर एक बड़े शहर में कुछ एनजीओज हैं अवेलेबल हैं, आप उनका सहारा लीजिए। आप हमें संपर्क कर सकते हैं, मेरे ट्विटर पे आ सकते हैं, मेरे लिंक्डइन पे आ सकते हैं, सोशल मीडिया पे आ सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं, सहोदर से संपर्क कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी ना घबराएं, कोई भी मुकदमा हो, कोई भी स्थिति हो, आप लड़ सकते हैं, आप जीत सकते हैं। प्लीज़ सर, आप हमारे इनविटेशन पे, हमारे पॉडकास्ट पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर पर जो ये पॉडकास्ट है इसको इंसाइटफुल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू,